पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र जिसका जो चुनाव है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ से जो उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी रईस खान साहब जो हमारे साथ हैं, तो ये पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं 2014 के अंदर, और इनके पिताजी हैं चौधरी अजमत साहब, वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और इनके जो भाई हैं आज़ाद मोहम्मद साहब, वो विधायक और डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा में रहे हैं। तो रईस साहब एक बार फिर मैदान में हैं, निर्दलीय मैदान में हैं, और बड़ा जोर लगा रखा है, गांव-गांव घूम रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से हमने भी इनको एक तरह का पकड़ा है पीछे भग करके। और जो हाल इनका जो पहनावे का आप देख सकते हो कि मालाओं से स्वागत से, लेकिन ज़बरदस्त उत्साह है इनको लेकर के। और पहली बार जब विधायक बने, निर्दलीय बने, और फिर निर्दलीय मैदान में हैं, और पिछली बार जब हारे तो मामूली से यानी करीब 800 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो आपका इस्तकबाल है सबसे पहले तो रईस साहब, और ये आप बताइए कि आपका जो एजेंडा है, क्योंकि आपने खुद ने भी, हमने सुना है कि अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें मोटे मोटे कौन से 2-3 ऐसे काम जो आप इस इलाके में ख़ास तौर पे करवाना चाह रहे हो, जो घोषणा पत्र में आपने शामिल किए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का करता हूँ, आप इतनी दूर से चल के आए। जो मेरा अहम काम है, सबसे ज़रूरी मेरा एजुकेशन का है, जिसमें यूनिवर्सिटी एक नंबर पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। नंबर 2, जैसे अव्यवस्था हुई पड़ी है लाइट की, यहाँ लाइट का सिस्टम ठीक नहीं है, गांव में 10-12 घंटा ही लाइट आ रही है। और एक यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी इतने, बच्चे पढ़े हुए हैं, लोगों ने पढ़ा दिए बेचारों ने, काफ़ी परिवारों ने बाहर भी बच्चे पढ़ाए, लेकिन वो बजाय नौकरी के गलत रास्ते पे चले गए। हमारा एजेंडा ये है, अगर हम बने तो कोई भी साधन ला के, फैक्ट्री वगैरह ला के, जैसे बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, इसको जोड़कर फैक्ट्रियाँ लाकर उनको रोज़गार के साधन हम उनको लाएं। एक यहाँ सिंचाई का बड़ी दिक्कत है, नहरी पानी की कुछ गाँवों में। तो मेरे 4-5 मुद्दे हैं विकास के, जो अहम मुद्दे हैं, इन पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आप एक बड़े पॉलिटिकल परिवार से हैं, और इस इलाके में और भी पॉलिटिकल परिवार हैं, हमेशा चुनाव जीतते भी हैं, कोई हार भी जाता है। मेवात का ये इलाका है इतना जो पिछड़ा हुआ है, चाहे सड़कों के मामले में देखो, रोज़गार के मामले में देखो, आप इंडस्ट्री के मामले में आप कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के मामले, इसकी वजह क्या है? लोग जीतते हैं हर बार, भाई आप भी जीते हैं, दूसरे भी जीतते हैं, तो इस पिछड़ेपन की वजह क्या है सबसे बड़ी? इस पिछड़ेपन की वजह पॉलिटिकल परिवार ही ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब 2014 में मैं बना था, मैंने 32 तो स्कूल अपग्रेड कराए, एक लड़कियों का मैंने कॉलेज बनवाया, यहाँ तो एसडीएम नहीं बैठता, सब डिवीज़न मैंने बनवाए, लाइसेंस झिरका बनते थे हमारे, कम से कम 75 रोड मैंने नए बनवाए थे उस टाइम। तो हमने काफ़ी काम किए, जैसे रेनीवेल का हम वो लाए थे, यहाँ सब डिवीज़न लेके आए थे, और बहुत मैंने काम कराया अपने टाइम में। लोगों को ध्यान ही नहीं था। सिंचाई का मैं पानी यहाँ लाया, एक्स रेगुलेटर मैंने बिछोर में 3 हम पंप हाउस हमने लगवाए। तो पॉलिटिकल परिवार है इसमें हम भी हो सकते भाई, दिल्ली राजधानी के पास में है इलाका पूरा, लेकिन इस इलाके को देख करके लगता है कि यहाँ सरकारें ध्यान नहीं देती, चाहे किसी भी पार्टी की हों। तो इसके लिए अगर यहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं, वो लोग अगर विशेष कोशिश करें तो ये काम हो सकते हैं प्रायोरिटी में, चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की बने। बिल्कुल हो सकते हैं जी, हमारा यूज होता है हमारी गाँव में, आज तक मेवात का यूज हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला जो मेरा सवाल कि मेवात को, हमने भी मेवात है, राजस्थान का हो, हरियाणा का, हम घूमते रहते हैं, मेवात को जो टारगेट बनाया जाता है गलत अंदाज में, ये क्या साजिश है मेवात के लिए? जैसे कि मेवात में ऐसी चीज़ें हैं नहीं, लोग बड़े मिलनसार हैं, आओ बकत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़ा भाईचारा है, लेकिन टारगेट बनाया जाता है विशेष तौर पे, चाहे मीडिया हो चाहे पॉलिटिशियन हो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह राजनीति, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए मेवात को टारगेट बनाया जाता है। नहीं, मेवो जैसी चीज़ अगर इंडिया में ऐसे सम्मानित आदमी अगर ढूंढ ले तो मुझे बता देना। जितनी रिस्पेक्ट ये करते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, इनका मिसयूज करते हैं, बेचारों को बदनाम करते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। एक आपके यहाँ जो उलमा तहरीक ने भी फिरोजपुर में, नूह में, इधर पुन्हाना में मीटिंगें की हैं सितंबर में, अगस्त में, तो ये लोग भी मौजूदा पॉलिटिशियन जो हैं, एमएलए वगैरह, इनसे नाराज़ हैं, और इन लोगों ने भी ज्ञापन वगैरह दिए अलग अलग लोगों को। तो ये लोग भी ये है कि किसी न किसी अल्टरनेट को तलाश रहे हैं कि कोई ऐसा अल्टरनेट हो जो कौम के काम आए, इलाके के काम आए। तो ये लोग क्या आप लोगों के राब्ते में आए हैं? देखो, मेरे राब्ते में सिर्फ पुन्हाना विधानसभा की जनता ही पड़ी, मेरे राब्ते में और कोई नहीं आया। लेकिन मेरा जो एजेंडा, जो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, हमें बदनाम किया जा रहा, ये धब्बा हमने हटाना। यहाँ कोई बदनामी काम नहीं होता जी, यहाँ तो राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए हमें बदनाम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेवात जैसा तो मेरे ख्याल से इंडिया में कोई कोना नहीं है, यहाँ तो इतने मिलनसार आदमी। आप चुनाव जीत जाएंगे,
और आप निर्दलीय हैं और गवर्नमेंट किसी भी पार्टी के बने, जाहिर सी बात अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी आप सहयोग भी करेंगे। तो इस इलाके में प्रायोरिटी काम आप गवर्नमेंट से, अगर मान लो कि एक ही सीट की कमी पड़े और वो सीट आपकी हो गवर्नमेंट बनाने में, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप पुन्हाना को ये दें एक काम? एक ही सीट की कमी पड़ेगी जब आप भी पतो और इनने भी पतो, फिर त्याग उत्थान हो ही जाएगा हल्का को, फिर छोड़ेंगे एक पे काहे रुकेंगे, एक पे ना रुक हम। नहीं, सीट की एक की जरूरत पड़े किसी को, काम पे वो एक पे ना रुक हम। सीट की तो एक की कमी पड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मंत्री पद चाहिए, मुझे अपने इलाके के बच्चों को रोजगार, नहरी पानी चाहिए, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए और सिंचाई का पानी चाहिए, बिजली की जो सिस्टम खराब है ये चाहिए। मुझे तो अपने सारे बातें बनवानी, मुझे क्या चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर एक की कमी रहेगी तो विकास ही होगा, ये तो झंझट टिकट को सारो, मेरी सिरदर्दी खत्म। ये थे रईस साहब। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इनके पिताजी भी विधायक और मंत्री रहे हैं और इनके भाई हैं वो भी विधायक और डिप्टी स्पीकर रहे हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल परिवार है इस इलाके का। और पुन्हाना से ये इस बार फिर निर्दलीय हैं और कई बार मामूली वोटों से हार गए थे। 14 में पुन्हाना से ही निर्दलीय चुनाव जीते थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।